नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्रिय चैनल बीके वाणी में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बहुत ही हाल ही में यूपी असेंबली इलेक्शन सहित 5 राज्यों के परिणाम घोषित हुए हैं। आज हम इस परिणाम पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे अपने चैनल के माध्यम से और आपको बताएंगे कि क्यों जो है ये चुनाव इतना खास रहा है, 5 राज्यों का चुनाव क्यों खास रहा है। हम इस चैनल में थोड़ा सा विश्लेषण करके आपको बताएंगे कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो छाए रहे और किस प्रकार का जो है चुनाव हमें देखने को मिला। लोगों ने किस प्रकार का लुत्फ़ अपने यूपी असेंबली इलेक्शन के दौरान लिया और किस प्रकार से इसमें जो है आरोप प्रत्यारोप और चुनावी कैंपेन हुआ। जी हाँ, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले यूपी असेंबली इलेक्शन के रिज़ल्ट की। अभी हाल ही में आए रिजल्ट में हमने देखा कि बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने में सफलता हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो मात्र 125 सीटें ही जीत पाई। उनके साथ ही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय समाज पार्टी, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नाम से जानी जाती है, या अपना दल कमेरावादी की बात करें, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी धाक जमा कर बैठे, या ये कह लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक काफ़ी बड़े चेहरे के रूप में गिने जाने वाले जयंत चौधरी का आरएलडी हो, ये सभी जो है समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी साथी थे। इन्होंने मिल करके इस बार यूपी इलेक्शन में वो प्रभाव नहीं डाल पाया जो बीजेपी और उसके गठबंधन साथियों अपना दल एस और निषाद पार्टी डॉक्टर संजय निषाद ने डाला। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों पार्टियों के मध्य जो लड़ाई थी वो बिल्कुल सीधी थी, इसमें कोई तीसरा लड़ाई में नहीं था। अगर ये कह ले तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जब परिणाम आए तो लोगों को इस बात का विश्वास पूरी तरह से हो गया कि बीएसपी जो एक सीट जीत पाई वो भी ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ना ही रुहेलखंड में, और ना ही अवध प्रदेश में, ना ही बुंदेलखंड में। पूर्वांचल प्रदेश में बसपा ने बलिया जिला में एक सीट जीतने में सफलता हासिल की है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो उनकी जो कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक प्रयास किया था। काफ़ी बड़ा बड़ा स्लोगन, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इत्यादि ढेर सारे स्लोगन उन्होंने दिए थे, लेकिन ये स्लोगन कुछ हद तक काम नहीं आया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं जताया और मात्र 2 सीटें ही जीतने में सफल रहे। इसके अलावा बात करेंगे अन्य की, राजा भैया की पार्टी, कुंडा के राजा भैया की पार्टी, उन्होंने 2 सीट जीतने में सफलता हासिल की। उन्होंने 2 सीटें जीतने में सफलता हासिल की, वो भी दोनों प्रतापगढ़ जिले में। साथियों, आइए जानते हैं कि कौन कौन से मुद्दे रहे इस बार यूपी असेंबली इलेक्शन के चुनाव में, कौन कौन से मुद्दे छाए रहे, किस प्रकार के मुद्दे जो है हमें रैलियों के माध्यम से, कैंपेनिंग के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखने और सुनने को मिले। तो सबसे पहला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान मुद्दा। समाजवादी पार्टी ने इस बार किसानों के मुद्दे को अपना मेन हथकंडा बनाया था और ऐसा लगता था कि किसान जो है, किसान आंदोलन की वजह से जो 3 कानून आए थे उसकी वजह से वो जो है काफ़ी हद तक इसको भुनाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन रालोद और सपा दोनों मिल करके इस मौके को भुना नहीं पाई। इसके अलावा मुद्दे थे बेरोजगारी के। अखिलेश यादव प्रत्येक रैली में, प्रत्येक कॉन्फ्रेंस में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे हैं और उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने युवाओं को छला है। 3 साल तक कोई रोजगार, 5 साल के भीतर में कोई रोजगार नहीं मिला, ऐसा उनका आरोप था बीजेपी के ऊपर, और लोगों के बीच में जा कर के वो ऐसी ही बातें किया करते थे। इसके बाद एक और मुद्दा छाया रहा जो किसानों के फसल की नुकसान वाली बात। सांडों के माध्यम से उन्होंने बार बार इस बात पर जिक्र किया रैलियों के माध्यम से कि सांड जो है वो किसानों को घायल कर रहे हैं, किसानों की सारी फसल चट कर जा रहे हैं, जिसका कि बीजेपी सरकार कोई बहुत बड़ा जो है ध्यान नहीं दे रही है, जिस पर कि बीजेपी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इस प्रकार के ढेर सारे मुद्दे जो है वो यूपी असेंबली इलेक्शन में छाए रहे। एक और बात जो है जो अखिलेश यादव अपने प्रत्येक रैली में करते थे वो ये है कि
काका यानी कि काले कानून, अखिलेश जी के अनुसार काले कानून, जो 3 किसान के कानून थे, जो 3 जो है किसानों के कानून वापस हुए थे, जो 3 कानून वापस हुए थे, उस पर उन्होंने हर रैलियों के माध्यम से कहा कि जब काले कानून चले गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। ऐसे कई प्रकार के उन्होंने जो है रैलियों के माध्यम से भाजपा और उनके सहयोगी दलों को सीधा निशाने पर लिया। कोई कह रहा है गर्मी निकाल देंगे, कोई कह रहा है चर्बी निकाल देंगे। इस प्रकार की बातें रैलियों के माध्यम से कही गई और सुनी गई। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ लोगों ने इस पर अपनी सहमति जताई। ये मुद्दे नहीं थे, ये नेताओं के अपने भाषा थी जो उन्होंने जनता के बीच जा कर के विपक्षी पार्टियों के दावे को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए और उनके जो है जोश को, जुनून को ठंडा करने के लिए इस प्रकार के बयानात दिए। इस बार यूपी असेंबली इलेक्शन बहुत ही खास रहा और इसके खास होने की कुछ वजह है, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यह चुनाव अखिलेश जी और योगी जी के फेस पर लड़ा गया, कोई तीसरा कहीं नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। और इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने 2007 में सरकार बनाई थी तो उन्होंने मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा था। और वहीं अखिलेश जी ने 2007 में जब चुनाव लड़ा था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चेहरे पर लड़ा था, माननीय मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर लड़ा था। लेकिन इस बार दोनों पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, दोनों पार्टियों के जो मुख्य नेता हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, उनके चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया। अगर हम ये कहें कि 2007 में योगी जी को जो कमान दी गई, जो उनको सत्ता सौंपी गई, ये भाजपा की तरफ से उनको विरासत में दी गई, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये विरासत में दी गई उनको। और एकाएक लोग जबकि इस बात से आशंकित थे कुछ लोग, और कुछ लोग इसमें जो है आशंकित नहीं थे, उनका मानना था कि ये जो है होना ही था। अचानक भाजपा के शीर्ष नेताओं ने और कार्यकारिणी समिति ने योगी जी का नाम ऐलान किया और तत्पश्चात योगी जी ने 5 साल तक सरकार चलाया। एक और मेन बात रहा, रिजल्ट आने के बाद अभी तक यूपी में कोई सरकार दोबारा नहीं आई थी, लिहाजा यह एक रिकॉर्ड है अपने आप में कि भाजपा ने इस बार 5 साल सरकार में रह करके उसके बाद फिर से वापसी की है और पूर्ण बहुमत से वापसी की है। मुलायम सिंह यादव जो कि अब स्वस्थ नहीं रहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कैंपेन नहीं किया, बहुत रैलियों में नहीं गए अखिलेश यादव जी के साथ, और वो अब उतना जो है एक्टिव नहीं रहते हैं, वो अब राजनीति में उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। उनको जो है चीज़ें याद नहीं रहती हैं, कोई समय, कोई स्थान और कोई जो है इंसिडेंट उनको याद नहीं रहता है। लेकिन उन्होंने करहाल में और अपने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लोगों से आह्वान किया था कि वह सपा को वोट दें और सपा की सरकार बनाएं। वहीं अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी ने इस बार पूर्वांचल को छोड़ करके उसके बाद अवध प्रदेश यदि छोड़ दी जाए तो बहुत ज़्यादा उन्होंने रैलियां नहीं की। हालांकि पूर्वांचल में उन्होंने काफ़ी मेहनत की, 2-3 दिन तक वहां पर डटे रहे, रैलियां की, रोड शो किया और काफ़ी कुछ उन्होंने बनारस के लिए, बलिया के लिए, गाजीपुर के लिए, मऊ के लिए, आजमगढ़ के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ जो है सौगात देने का वचन दिया और उसी के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन अच्छा किया पूर्वांचल में। लेकिन अखिलेश यादव ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पूर्वांचल में किया, जो कि आम लोगों की उम्मीद में नहीं था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूर्वांचल जो हो बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी को इस बार डर था पश्चिम उत्तर प्रदेश, खास करके हाथरस, लखीमपुर खीरी, इन जिलों में, क्योंकि कुछ मुद्दे जो थे वो जीवंत थे, लोगों के जहन में थे, जिसको कि अखिलेश यादव भुनाते थे, प्रत्येक रैली में जा कर के उसको कहते थे, जनता के बीच में जा कर के उसको पुनः याद दिलाते थे और बीजेपी पर भ्रष्टाचार का और गलत तरीके से राजनीति करने का आरोप लगाते थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने डट कर मुकाबला किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उम्मीद से बेहतर उन्होंने प्रदर्शन किया।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जाटलैंड में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने जयंत चौधरी के आरएलडी पार्टी से गठबंधन करके और उन्होंने किसानों के मुद्दे को काफ़ी हवा दे दी, जिससे कि जयंत चौधरी के साथ आए हुए जाट जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ जाएं। लेकिन इसको संभाला भाजपा के गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले, राजनीति के गुरु कहे जाने वाले अमित शाह ने। उन्होंने जाटों की मीटिंग बुलाई, जाटों के साथ बैठ करके उसके बाद देर तक उनसे बातें की, उनकी जो शंकाएं थी, उनकी जो परेशानियां थी उसको सुना, जिससे कि जो रिजल्ट आया वो हतप्रभ करने वाला आया। किसी को इस रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, जहां जाटों की अच्छी खासी संख्या है, वहां पर भाजपा को इतनी अच्छी सीट्स मिल जाएंगी। हम बात करेंगे सेकंड फेज़ की। सेकंड फेज़ में अच्छी खासी संख्या में मुसलमान मतदाता थे, जो कि एक तरफ अर्थात 90% सपा के साथ जुड़े थे। अगर ये कहा जाए कि मुसलमानों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सेकंड फेज़ में समाजवादी पार्टी को 90% से ज़्यादा वोट दिए तो ये कोई गलत नहीं होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी, उसको डर था कि कहीं इस सेकंड फेज़ में वो फेल ना हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उम्मीद की थी उसमें सपा के लोग सफल नहीं हो पाए और सेकंड फेज़ में भी भाजपा ने अच्छी खासी बढ़त बनाई और मुस्लिम वोट को वो डिवाइड करने में सफल हो गए। मुस्लिम वोट को बसपा का भी साथ मिला और बसपा ने भी अच्छी खासी मुस्लिम वोट को जो है अपने कब्जे में किया। हालांकि फेज़ 2 में बीजेपी को 28 सीट मिली, वहीं सपा गठबंधन को 27 सीट मिली, जो कि एक बहुत तगड़ी फाइट कही जाएगी, बहुत अच्छी फाइट कही जाएगी, अच्छी खासी फाइट कही जाएगी दोनों नेताओं, दोनों दलों के बीच में। हालांकि भाजपा को मैं फिर से कह रहा हूं कि इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी। आजम खां, उनके बेटे जेल में रह करके, आजम खां जेल में रहकर चुनाव जीत गए, नाहिद हसन जेल में रहकर चुनाव जीत गए, आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव जीत गए। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने जिन मुस्लिमों को टिकट दिया था उनमें से 28 मुसलमान प्रत्याशियों ने इस बार विजय श्री पाया। हम बात करें करहल की, कन्नौज की और मैनपुरी की, तो करहल में यद्यपि अखिलेश यादव की विजय हुई, उनको एसपी सिंह बघेल वो टक्कर नहीं दे पाए जो भाजपा को उम्मीद थी। मैनपुरी के अन्य सीट, कन्नौज के अन्य सीट ये बचा नहीं पाए और ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने उस घर को सपा के नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हों चाहे और बड़े बड़े नेता हों, वो अपने घर को नहीं बचा पाए। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी सेंध लगा ली। बात करेंगे चौथे फेज़ की, जिसमें अवध आते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसमें आश्वस्त थी कि उसको अच्छी खासी सीट मिलेगी, समाजवादी पार्टी भी आश्वस्त थी। समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से गए स्वामी प्रसाद मौर्य, सुभाष सपा के ओम प्रकाश राजभर ने इसमें कैंपेन किया और ढेर सारा वोट दिलाने के लिए आश्वासन दिया। जनता के बीच में गए, उन्होंने रैलियां की, रोड शो किया। रोड शो मोदी जी ने भी किया और उन्होंने कुल मिलाकर के पूर्वांचल में 19 रैलियां की। पूर्वांचल की 134 सीटों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया, इन्होंने अपना रैन बसेरा किया। पूर्वांचल में 3 दिनों तक रहे और जिसका परिणाम जो है 134 सीटों पर निकलकर अच्छा आया भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि उन्होंने कुछ सीटें गंवाई जो उनके पक्ष में थी, लेकिन जो अब नहीं हैं। हम बात करेंगे अवध के गोसाईगंज विधानसभा की, बात करेंगे अयोध्या जिले के गोसाईगंज विधानसभा सीट की, जहां पर पिछली बार के निवर्तमान विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की पत्नी आरती तिवारी चुनाव मैदान में थी, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के अभय सिंह से चुनाव हार गईं। वहीं पर बात करें हम अयोध्या सिटी की, तो वहाँ के तेज नारायण पांडे समाजवादी पार्टी के ये भी भारतीय जनता पार्टी के वेद प्रकाश गुप्ता से हार गए और ये
वेद प्रकाश गुप्ता को मिलने वाली दूसरी सफलता थी। वेद प्रकाश गुप्ता दूसरी बार विधायक यहाँ से चुने गए। वहीं अयोध्या जिले के मिल्कीपुर की बात करें, मिल्कीपुर में बाबा गोरखनाथ बीजेपी से थे, इस बार उन्होंने अपनी सीट गंवा दी। अवधेश प्रसाद ने अच्छी खासी बढ़त लेकर के विजय श्री पाया। बात करेंगे बीकापुर की, इसी जिले के बीकापुर की। बीकापुर में एक बार फिर से कमल खिला और शोभा सिंह चौहान जो कि विधायक रह चुकी हैं, उनके पुत्र अमित सिंह चौहान को इस बार टिकट मिला था। उन्होंने फिरोज खान गब्बर को हराया जो कि समाजवादी पार्टी से थे। एक और सीट अयोध्या की आती है, इसमें रुदौली की अगर हम बात करें तो रुदौली में रामचंद्र यादव लगातार तीसरी बार विधायक बने। उन्होंने आनंद सेन यादव और बहुजन समाज पार्टी के रुश्दी मियाँ को हराया। हालांकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था जिसका कि सारा फायदा बीजेपी को मिला। इन दो पार्टियों के अलावा हम तीसरी पार्टी की बात करेंगे, बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी अब तक जितने चुनाव लड़ी उनमें से सबसे खराब चुनाव उनका रहा, ये सबसे बेकार चुनाव रहा। वह इसको भूलना चाहेंगी हमेशा के लिए, क्योंकि वो जितनी बार इसको याद करेंगी उतनी बार उनको काफ़ी कुछ याद होगा। इतनी बड़ी पार्टी जो कभी 3-3 बार की मुख्यमंत्री रही थी, जो कभी बराबर सत्ता में बनी रहती थी, बराबर सीटों में बनी रहती थी, कभी विपक्ष में कभी पक्ष में, लेकिन इस बार मात्र एक सीट पर सिमट गई। बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी इस बार उसका सेम कंडीशन वही हुआ जो इसके पहले हुआ था। कांग्रेस को 2 सीटें मिली, बहुजन समाज पार्टी से 1 सीट ज़्यादा। लेकिन कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी थी, उन्होंने काफ़ी कुछ मेहनत किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो सकी और एक बार फिर से उनको हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा टिकट दिया था और उनका स्लोगन था, महिला लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पूरे होंगे वादे। ऐसे ढेर सारे स्लोगन, ढेर सारे उन्होंने लाइंस दिया था उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, लेकिन इसका कोई असर मतदाताओं में नहीं दिखा। कांग्रेस इस बार 2 सीट पर सिमट गई। हम बहुजन समाज पार्टी के संगठन, ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस पूरे चुनाव में निष्क्रिय रही। उसका संगठन काफ़ी कमज़ोर नज़र आया, उसके बांटे गए टिकट काफ़ी देरी से आए और उसके जो संगठन के सभी कार्यकर्ता थे वो काफ़ी नीरस भाव से इस बार मैदान में थे। उनका कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं रहा। आगरा, अंबेडकर नगर मात्र 2 रैलियाँ मायावती जी ने की। उनके जो मेन नेता, जो मुख्य नेता थे सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने भी काफ़ी कुछ असर नहीं डाला उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ऐसा लगता है कि मायावती जी ने इस बार कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया, कुछ रुचि नहीं दिखाई उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हालांकि उन्होंने चुनाव हारने के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने धोखा देने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट दिए हैं वो पछताएंगे, ऐसा उनका आरोप है, ऐसा उनका कहना है। खैर, देखते हैं कहाँ तक उत्तर प्रदेश की सरकार इस बार सफल हो पाती है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अभी उनका शपथ ग्रहण बाकी है। देखना है मंत्रालय में कौन कौन जगह पाता है। देखना है अपर्णा यादव जो कि समाजवादी पार्टी से उनके घर की, अखिलेश यादव के घर की बेटी और बहू हैं। देखना है वो कहाँ से वो समाजवादी पार्टी से निकल कर आई हैं, क्या ओहदा होता है उनका, क्या स्थान होता है बीजेपी में, कहाँ तक वो अपनी राजनीति को चमका पाती हैं। वहीं पर देखना है ओम प्रकाश राजभर को, अब आगे उनकी रणनीति क्या होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि चुनाव हार गए, उनकी क्या रणनीति होगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी चुनाव हार गए। उन्होंने इस बार उनको अपना दल कमेराबादी की पल्लवी पटेल जो कि अनुप्रिया पटेल की बहन है, उन्होंने हराया। हालांकि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ी थी, लेकिन हार तो फिर हार होती है, सिंबल चाहे जैसा हो, प्रत्याशी चाहे जो भी हो। इस पर काफ़ी ट्रोल भी किया गया डिप्टी सीएम को। केशव मौर्य को कहा गया कि आप क्षेत्र में नहीं थे, आपने विकास नहीं किया, तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगे।
बात करें अगर पंजाब चुनाव की, तो पंजाब का चुनाव इस बार बहुत ही हास्यास्पद रहा। मैं हास्यास्पद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब एक दूसरे के कान खींचने में लगे रहे। वहाँ के जो परिणाम आए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि उस परिणाम से सभी खुश हैं। भाजपा खुश है क्योंकि कांग्रेस नहीं जीती, आम आदमी पार्टी खुश है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं जीते, कांग्रेस खुश है क्योंकि भाजपा नहीं जीती, और मजीठिया खुश हैं, चन्नी खुश हैं क्योंकि सिद्धू जो है उनको बड़ा ओहदा नहीं मिला, सिद्धू खुश है क्योंकि चन्नी सीएम नहीं बन पाए, और जो है भगवंत मान खुश हैं क्योंकि उनको जो है उनके बात पर, उनके वादे पर, उनके कैंपेन के दौरान कही गई बातें सफल हो गई। देखना है पंजाब सरकार में इस बार कौन कौन मंत्रालय पाता है और कैसा विकास वहाँ पर होता है। नई सरकार है, देखना है किस प्रकार काम करती है। कुल मिलाकर अगर ये कहें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार काफ़ी अहम रहा। बंगाल से ममता बनर्जी भी चल कर के आईं और वो भी अखिलेश यादव के साथ रोड शो, अखिलेश यादव के साथ उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, रैलियों में गईं, अपनी बात को रखा, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वो राज्य मंत्री हों, चाहे बड़े नेता हों, चाहे छोटे नेता हों, सब ने मिल करके जीत के बाद होली खेली और सराबोर कर दिया योगी आदित्यनाथ को रंगों से, गुलालों से। और उसके बाद फिर नरेंद्र भाई मोदी ने, प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया और योगी जी ने भी स्पीच दिया और एक स्वच्छ और साफ छवि के सरकार देने का एक बार फिर से वादा किया। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमारा ये विश्लेषण, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जुड़ते रहिए बीके बाड़ी के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।